जी सर, शुरू कर दीजिए। नमस्कार सभी को। आज 17 फरवरी 2023 बहुत ही शुभ दिन है हम सब के लिए। आज शाम 7 बजे में डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार मिश्रा जी राजधानी दिल्ली से हमारे बीच जुड़ चुके हैं। आज का जो महासत्र कह लीजिए इसको, क्योंकि आज कुछ स्पेशल व्याख्यान होना है पंचतत्व पर, तो बहुत ही अनुभव के साथ और साथ ही कह लीजिए कि ये बहुत ज़रूरतमंद विषय है जो आज हमें इसकी जानकारी होना बहुत ही आवश्यक होता जा रहा है। तो आज के इस व्याख्यान को बिल्कुल ध्यानपूर्वक सभी लोग सुने और बिल्कुल लास्ट में जो है आप लोगों के जो कुछ अगर प्रश्न भी होते हैं तो उनके जवाब भी दिए जाएंगे। तो अब हम ज़्यादा समय न लेते हुए आमंत्रित करेंगे सीधे डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार मिश्रा जी को कि वो आए और आज के इस अपने व्याख्यान को आरंभ करें। जी सर, आप सबको नमस्कार। सर, आपसे आज 8 बजे की बाध्यता तो नहीं है? नहीं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है। ओके। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको नमस्कार। एक बार फिर आप सबके साथ मुलाकात करके बहुत अच्छा लग रहा है। नमस्ते सर। नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। और उम्मीद है आप सब बेहतर कर रहे होंगे और आगे भी बेहतर करेंगे। और ऋषिकुल योग पीठ का यही संकल्प है कि आप सबके पास बेहतर जानकारी पहुंचाई जाए। तो मेरी कोशिश रहती है कि अलग अलग बिंदुओं पे महीने में कम से कम एक ऐसा सेशन लिया जाए जिसमें सब एक साथ जुड़ें और उस ज्ञान का लाभ उठा पाएं जो प्राकृतिक चिकित्सा की दृष्टि से, योग की दृष्टि से आप सबके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। आज का जो टॉपिक है उसे पंच महाभूत कहा गया है। पंच तत्व, पंच महाभूत, पंचम महाभूत भारतीय दर्शन में सभी पदार्थों का मूल माना गया है। पंच महाभूत को, पंच महाभूत को ही इस्लाम में भी माना गया है, पंच महाभूत को भी क्रिश्चियनिटी में माना गया है। अंतर इतना है कि क्रिश्चियन उसे 5 एलिमेंट कहते हैं, हम उसे पंच महाभूत कहते हैं। जो एलोपैथी है उसका बेस भी 5 एलिमेंट ही है और एलोपैथी का इतिहास 150 साल का है। हमारे देश में हजारों वर्षों से पंच महाभूत के बेस पे चिकित्सा स्थापित है। पंच महाभूत के बेस पे हम समय का ज्ञान कर पाते हैं। पंच महाभूत के बेस पे हम प्रकृति में होने वाले घटनाओं का अंदाजा, अनुमान लगा पाते हैं। तो प्रकृति का जो एक सूत्र है, प्रकृति का जो एक रहस्य है, वो इस पंच महाभूत में ही छुपा हुआ है। अब देखो भगवान ने क्या चमत्कारिक बाय डिफॉल्ट चीजें करते हैं। पंच महाभूत से ये यूनिवर्स बना, पंच महाभूत से हमारा शरीर बना, पंच महाभूत हमारे हाथों में है। अब इसको डिफाइन कैसे करोगे? पंच महाभूत, यूनिवर्स पंच महाभूत से बना, उसी पंच महाभूत से हमारा शरीर बना और वही पंच महाभूत हमारे हाथों में है। और इसीलिए जब हम प्राकृतिक चिकित्सा आपको पढ़ाते हैं तो हम कहते हैं आपका स्वास्थ्य आपके हाथ। ये जो हाथ है ना, इसमें आपका स्वास्थ्य है। आप अपने स्वास्थ्य को कैसा रखना चाहते हैं इस हाथ में निहित है, बशर्ते कि आपको इसका ज्ञान हो, आप इसको समझ पाओ और आप इसका अनुशासन के साथ अनुपालन करो। देखो किसी भी चीज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, चाहे आप खेलना है, चाहे आपको कुछ बनाना है, चाहे आपको अपने जीवन शैली में कुछ अच्छा करना है, इवन गलत काम भी करना है, उसमें भी अनुशासन की आवश्यकता होती है।
जो चोरी करता है ना, उसका भी मिनट गिना हुआ होता है, उस मिनट के अनुशासन में गड़बड़ होता है तो पकड़ा जाता है। तो अनुशासन हर एक जगह चाहिए, डिसिप्लिन हर एक जगह चाहिए, कमिटमेंट हर एक जगह चाहिए। तो पंच महाभूत हमें क्या कहता है? प्रकृति के प्रति, नेचर के प्रति हम कमिटेड हो। पंच महाभूत हमें क्या कहता है? नेचर को अपना जीवन शैली बना लो। पंच महाभूत क्या कहता है कि अगर आपका जीवन क्लोज टू द नेचर है तो नेचर आपकी सुरक्षा करेगा। पंच महाभूत क्या कहता है कि क्लोज टू द नेचर रहने पे हर मौसम में नेचर आपको ऐसा अनाज, ऐसा फल, ऐसी चीजें देता है कि आपको दूसरे वस्तु की आवश्यकता ही नहीं है। जब हम उसके अगेंस्ट जाते हैं तब आर्टिफिशियल चीजों की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जाम्पल, पूरी दुनिया में, हमारे देश में बड़े सारे लोग पैसे वाले हैं। पैसे वाले अमीर होते हैं, लेकिन उनके शौक देखोगे तो आपको हंसी आएगी। उनके पास बहुत पैसे हैं तो क्या खाने जाएंगे? बर्गर। 5 स्टार होटल टाइप का बना हुआ है रेस्टोरेंट, उसमें क्या खा के आएंगे? बर्गर। बहुत पैसा है। अब बर्गर क्या है? बर्गर कोई खाने की चीज है, लेकिन वो बर्गर खा के आते हैं। बताओ, अमीर है, पैसा है, फास्ट फूड खाएंगे, जंक फूड खाएंगे, वो क्लोज टू द नेचर नहीं रह पाते। चलो, इस पे चर्चा हम बाद में करेंगे, क्योंकि एक एक बिंदु पे ही चर्चा होता रहेगा तो 1 घंटे निकल जाएगा। हम पहले आते हैं पंच महाभूत पे। तो हमने कहा कि भारतीय दर्शन में पंच महाभूत को पदार्थों का मूल माना गया है। तो पंच महाभूत कौन कौन से हैं? क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बने शरीरा। आकाश यानी स्पेस, वायु एयर, क्वाक, अग्नि एनर्जी फायर, जल फोर्स वाटर, पृथ्वी मैटर, ये पंच महाभूत माने गए। अब हम कहते हैं सृष्टि इसी पदार्थ से बना हुआ है, हमारा शरीर भी इसी पदार्थ से बना हुआ है, और हमारे शरीर के हाथ में भी ये सारे पदार्थ हैं। क्या? फायर, एयर, स्पेस, अर्थ और वाटर, यही 5 चीज है। अब इस हाथ में ये 5 चीजों है, इन 5 को बैलेंस करने की क्षमता भी इसी हाथ में है। कैसे? रोज अगर आप ऐसे बैठोगे, देखो ऐसे ध्यान करोगे, आपका शरीर पूरा बैलेंस रहेगा। अब इसको क्या कहते हैं? यह है हाकनी मुद्रा। आप लिख सकते हो, लिख लो, हाकनी मुद्रा। अब हमने कहा ये है फायर, ये है एयर, ये है स्पेस, ये है अर्थ और ये है वाटर। तो हमने क्या किया? सबको समान भाव में रख के, और थाइमस जहां पर होता है वहां पे टच करा के ऐसे हमने रखा और ध्यान में बैठ गए 45 मिनट। जो 45 मिनट रोज ऐसा करेगा, उसकी एकाग्रता, उसका चित्त शांत रहेगा, उसको एकाग्रता मिलेगा, वो जिस काम को करने की सोचेगा कमिटमेंट के साथ कर पाएगा, बशर्ते कि रोज ये 45 मिनट करे। करने का कोई टाइमिंग नहीं है, आप सुबह भी कर सकते हो, शाम भी कर सकते हो, दोपहर भी कर सकते हो, रात को सोने टाइम में भी कर सकते हो। तो जो साइकोसोमैटिक डिजीज होता है उससे आपको बहुत ही राहत मिलेगा। डिजीज पे हम बाद में आएंगे, पहले हम पंच तत्व समझ लेते हैं। अब हमने कहा कि ये जो सृष्टि है इन पंच तत्वों से, पदार्थ से बना है। हमारा शरीर पदार्थ से, 5 पदार्थों से बना हुआ है। हमारे हाथ में भी 5 पदार्थ है। दैट मीन्स वी आर रेप्लिका ऑफ यूनिवर्स। हम यूनिवर्स के फोटोकॉपी हैं।
हम क्या हैं? यूनिवर्स के फोटोकॉपी। इसलिए हमें क्या कहा जाता है? हमारा जो लाइफ स्टाइल होना चाहिए वो क्लोज टू द नेचर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम उसकी रेप्लिका है और उसका सूक्ष्म रूप है ये हाथों में पांचों तत्व हैं। शरीर का भी सूक्ष्म रूप ये हाथ है। जब आप लोग थेरेपी पढ़ते होंगे तो थेरेपी में एक सुजोग थेरेपी होता है। रिफ्लेक्सोलॉजी किसी ने पढ़ा होगा तो हैंड रिफ्लेक्सोलॉजी होता है। उसमें पढ़ाया जाता है कि पूरा शरीर की संरचना इन हाथों में है। अब इन हाथों में पैर भी है, हाथ भी है, पूरे शरीर की संरचना है। उसी तरह पंच महाभूत इसमें स्थित है और इससे आप बड़ी सारी चीजों को कंट्रोल कर सकते हो। किसी को बहुत पेन हो रहा है तो उसके लिए मुद्रा है, उस मुद्रा को आप करोगे तो आपको पेन से रिलीफ मिल जाएगा। 100% और गारंटेड रिलीफ मिलता है। तो इस पंच जो प्रकृति है, हम प्रकृति के रेप्लिका है, यानी उसकी फोटोकॉपी हैं और उस फोटोकॉपी को उसी तरह से आप यूनिवर्स के अकॉर्डिंगली अगर चलाओगे तो आपका जीवन शैली ठीक रहेगा, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा और आप बीमार नहीं पड़ोगे। अब आकाश का मतलब क्या होता है? आकाश को ईश्वर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो अनंत है, वो अथाह है, उसकी कोई सीमा नहीं होती है। तो इस तरह से हर एक चीजों को अलग अलग चीजों से निर्धारित किया जाता है। और अब मैं चाहूंगा जी, देखिए पंच तत्व जो है पूरे ब्रह्मांड में एक लौकिक एवं अलौकिक वस्तुओं का प्रत्यक्ष और परोक्ष कारण होता है और परिणति माना जाता है। जब हमारी मृत्यु होती है तो क्या कहते हैं? पंच तत्व में विलीन हो गया। तो ये आपके जीवन का परोक्ष और प्रत्यक्ष कारण और परिणाम दोनों बनता है। इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में पंच तत्व अलग अलग मात्रा में मौजूद है। इस यूनिवर्स में जितने तत्वों का, जितने तरह के पदार्थों का उत्पादन होता है, सब में पंच तत्व स्थित है, सभी में। और इसलिए अपने उद्भव के बाद सभी वस्तु, इवन मनुष्य, नश्वरता को प्राप्त होकर उसी में विलीन हो जाता है। प्रकृति का क्या नियम है? प्रकृति से ही निकले और प्रकृति में ही समा गए। यानी प्रत्यक्ष और परोक्ष जीवन के साथ परिणति आपकी यूनिवर्स में ही है। यानी आप यूनिवर्स का हिस्सा हो और फिर आप आए, आपको ऐसा लगता है कि मैं इंडिविजुअल ये हूं, वो हूं, ऐसा हूं। आप प्रत्येक यूनिवर्स का एक कण हो, आप कुछ भी हो, आपको फिर से उस यूनिवर्स में ही विलीन हो जाना है। इसीलिए हिंदू दर्शन में, भारतीय दर्शन में कहा जाता है कि हम सब में भगवान है, मानव मात्र में भगवान है, हर किसी में भगवान है। हमारे देश में तो बच्चों को भगवान ही कहा जाता है, भगवान का ही रूप कहा जाता है, बच्चियों को देवी का रूप कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो प्रकृति का एक कण है, वो प्रकृति से आया है और प्रकृति में ही समाना है और प्रकृति ही अंतिम सत्य है। तो जब इन सारी चीजों को हम देखते हैं कि हमारा उद्भव और विलीन तक का जो सफर है प्रकृति से शुरू होता है और प्रकृति को ही खत्म होता है, तो इसी से हमें समझ जाना चाहिए कि हमारा जो जीवन शैली होना चाहिए वो यूनिवर्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आयुर्वेद में क्या कहा गया है? हमारा खान पान ऋतुचर्या के हिसाब से होना चाहिए। ऋतुचर्या क्या हुआ? प्रकृति के नियम। प्रकृति जिस मौसम में जैसा उत्पादन देता है आपको वैसा ही भोजन प्राप्त करना है। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। अब ये आपके ऊपर निर्भर होता है कि आप ऐसा कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। अब हम पहले क्या करते हैं?
आप एक अपना अपना पेन कॉपी ले लो आप, और 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम बनाओ। ये जो चीज मैं लिखवा रहा हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके ट्रीटमेंट में बहुत काम आएगा। ये जो आप करोगे तो कहते हैं ना आयुर्वेद में, वात पित्त कफ प्रकृति को पहचान के इलाज देना। ये अगर आप सही से समझ लोगे तो आप किसी भी पेशेंट का प्रकृति पता कर सकते हो। लिख लो आप, 7 कॉलम बनाओ, मैं एक एक करके लिखवाता हूं, फिर इस पे हम विश्लेषण करेंगे कि ये कैसे काम करता है और ये कैसे काम करेगा। सब निकाल लो, 7 कॉलम बनाओ एक पेज पे। पहले कॉलम में लिखना है गुण प्रकार, गुण और प्रकार। पेज लो, उस पे 7 कॉलम बनाओ और पहले कॉलम में लिखना है गुण और प्रकार। दूसरे कॉलम में लिखना है पृथ्वी यानी अर्थ। तीसरे कॉलम में लिखना है जल, वाटर। चौथे कॉलम में लिखना है अग्नि, फायर, एनर्जी। नेक्स्ट कॉलम में लिखना है वायु, एयर। और नेक्स्ट में लिखना है आकाश, स्पेस। अब जो आप में से नेचुरोपैथी के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये सारी चिकित्सा है। मड थेरेपी यानी पृथ्वी, वाटर थेरेपी, हाइड्रोथेरेपी यानी जल, जल से चिकित्सा, फायर अग्नि, एयर थेरेपी वायु। तो ये सारे ही आपके कोर्स में ट्रीटमेंट का एक तरीका है, जिसको लिए ये समझना बहुत आवश्यक है। जो योग के हैं उनके लिए भी ये समझना बहुत आवश्यक है। सर 6 हुआ, 7वां बोलिए, 7वां। 7वां को ब्लैंक रहने दीजिए, उसमें हम काम करेंगे, ठीक है। और हम आप सबको 15-20 मिनट देंगे, चिंता मत कीजिए। आपका जो भी क्वेश्चन होगा वो हम कर लेंगे। पहले फैक्ट हम कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, ठीक है। अब पहले कॉलम में गुण और प्रकार के पहले नंबर पे लिखिए प्रकृति, नेचर। पहले कॉलम में लिखना है प्रकृति यानी नेचर। अब अर्थ का प्रकृति क्या होता है? भारी, वजन। तो लिखिए भारी। जल का प्रकृति क्या होता है? शीतलता, शीतल, ठंडा, स्थिर हो जाना। अग्नि का क्या होता है? उष्ण, गर्म। वायु का क्या होता है? अनिश्चित यानी वेग, गति होता है उसमें, तो वो कोई निश्चित नहीं होता है। आकाश का क्या होता है? मिश्रित, वो अथाह है, अनंत है, उसमें सब कुछ मिश्रित है। सर फेयर में पृथ्वी का क्या बोले थे सर? भारी। जल का शीतल, अग्नि का उष्ण, वायु का अनिश्चित, आकाश का मिश्रित। अब प्रकृति के नीचे दूसरे लाइन में लिखिए गुण। पृथ्वी का क्या गुण होता है? वजन, एकजुटता। मसल्स क्या है? पृथ्वी का प्रतीक। पृथ्वी क्या होता है? एकजुट होता है। जल का क्या होता है? द्रव्यता, संकुचन। अग्नि का क्या होता है? गरम, प्रसार यानी अग्नि बहुत जल्दी फैलता है। वायु का क्या होता है? गति।
और आकाश का क्या होता है? फैलाव। गुण मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। अर्थ वजन और एकजुटता, यूनिटी। जो वाटर है द्रव्यता और संकुचन। अग्नि है गर्म और प्रसार। वायु है गति और आकाश है फैलाव। नेक्स्ट में लिखिए वर्ण। वर्ण, पृथ्वी का वर्ण क्या है? पीला। जल का वर्ण क्या है? सफेद। अग्नि का वर्ण क्या है? लाल। वायु का वर्ण क्या है? नीला या भूरा। और आकाश का वर्ण क्या है? काला। एयर। नेक्स्ट, आकाश का काला। वायु एयर का का, एयर का नीला या, मैं रिपीट कर दे रहा हूं, कोई बात नहीं। वर्ण में अर्थ का पीला, वाटर का सफेद, अग्नि यानी फायर का लाल, एयर का नीला या भूरा और आकाश का काला। नेक्स्ट में लिखे वर्ण के नीचे जो गुण और प्रकार है, तीसरा लाइन, आकार। आकार, अर्थ में लिखिए चौकोन, चार कोनों वाला। वाटर में लिखिए अर्धचंद्र। अग्नि में त्रिभुज, ट्रायंगल। अग्नि कैसा? पिरामिड की तरह ऊपर जाता है। वायु षटकोण। आकाश बिंदु। अब आकार के नीचे नेक्स्ट लाइन में लिखे चक्राज। पृथ्वी मूलाधार। पृथ्वी मूलाधार। जल स्वाधिष्ठान। अग्नि मणिपुर। वायु अनाहत। आकाश विशुद्धि चक्रा। पृथ्वी, इसका मंत्र क्या होता है? लंग। लौ के ऊपर बिंदी, लंग। जल, जल में वंग, व के ऊपर बिंदी। अग्नि, प्राशन के बाद क्या बोले सर? उसको क्या बोलते हैं हम? मंत्र। नहीं नहीं, बिंदी वाला जो बता रहे उसको ऊपर में लंग लंग लंग। लंग, जल में लिखे वंग, व पर बिंदी। अग्नि में लिखे रम, र पर बिंदी। वायु में यंग और आकाश में हंग, हा पर बिंदी। अब गुण और प्रकार में लिखिए तन मात्रा। तन मात्रा में लिखिए पृथ्वी के अंदर गंध,
पृथ्वी में गंध लिखना है, जल में स्वाद लिखना है, अग्नि में दृश्य लिखना है। अग्नि में क्या सर? दृश्य दृश्य दृश्य। दृश्य। वायु में स्पर्श, और आकाश में शब्द। अब जो मैं बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पंच तत्व है, उसका शरीर में कार्य क्या है? ये पंचतत्व शरीर में क्या काम करता है? पृथ्वी, त्वचा और रक्त, जल, शरीर के सभी द्रव्य पदार्थ यानी लिक्विड फॉर्म में जितनी चीजें हैं। क्या बोले सर, फिर से बोलिए एक बार। शरीर के में कार्य जो गुण प्रकार है उसमें नेक्स्ट लाइन में लिखना है शरीर में कार्य। पृथ्वी के अंदर लिखना है त्वचा और रक्त, यानी रक्त जिससे मांसपेशी बनते हैं। जल में लिखना है शरीर के सभी द्रव्य। अग्नि में लिखना है क्षुधा, निद्रा, प्यास। वायु में लिखना है पेशियों का संकुचन और आकुचन, यानी बढ़ना और सिकुड़ना। आकाश में लिखिए संवेग और वासना। अब देखो, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आप लोग समझ पाओगे। डिजीज फैक्टर में ये बहुत बड़ा काम करता है। शरीर में कार्य पहला क्या है? पृथ्वी तत्व, त्वचा और रक्त, यानी मसल्स और स्किन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, इसका मतलब क्या है? आपके शरीर में अर्थ तत्व की कमी है। जल, आपके शरीर में द्रव्य यानी लिक्विड की जो कमी है, शरीर में बड़े तरह के, एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं। लीवर एक बाइल जूस सीक्रेट करता है, गॉल ब्लैडर में जाता है। गॉल ब्लैडर वो बाइल जूस स्टमक में आता है, तब हमारा खाना डाइजेस्ट हो पाता है, टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित होके वो पचने के प्रोसेस। अगर वो बाइल जूस ना सीक्रेट हो तो क्या होगा? हमें कब्जी हो जाएगी। तो ये द्रव पदार्थ है। ये क्या है? अगर ये नहीं बनता है या प्रॉपर नहीं बनता है, आपका लार प्रॉपर नहीं बनता है, तो क्या है ये इंडिकेशन? आपके शरीर में जल तत्व की कमी हो गई है, या ज्यादा बनता है तो अधिक हो गया है। उसको कम करना है, और अगर कम है तो ज्यादा करना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो एक अलग मैटर है, वो हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्या है? अग्नि, क्षुधा, निद्रा, प्यास। अब इससे रिलेटेड किसी चीज को पाने की ललक, नींद में प्रॉब्लम है, इंसोम्निया के शिकार हो गए हो, कुछ सोचते रहते हो, आंख बंद है, नींद आ नहीं रही है, दुनिया देखे तो आप सोए हो लेकिन आप सोए हुए नहीं हो। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ आजकल होता है कि घर में वो आंख बंद रहता है उनका, दूसरों के हिसाब से वो घोड़े बेच के सो रहे हैं। उनसे पूछो सुबह तो कहेंगे नींद ही नहीं आई। ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। अब वायु, जितने ज्वाइंट पेन है किसकी वजह से होता है? उसे हम कहते हैं वायु रोग। यानी
अगर आपके शरीर में कब्जी है, गैस फॉर्मेशन है, तो जॉइंट पेन होगा। क्यों? वायु का काम क्या है? गति। अभी हमने ऊपर पढ़ा ना, लिखा गति। वायु में क्या लिखा? गति। वो क्या करता है? फैलता है शरीर में, फैल के जहां जहां जाके वो रुकेगा वहां दर्द होगा। उसको क्या कहते हैं? आपका यूरिक एसिड बन। आप लोगों को प्लीज आप म्यूट कर लें, एक बार मैं इसे एक्सप्लेनेशन कंप्लीट कर लूं। क्वेश्चन आंसर सेशन में आप पूछना एक एक करके, मैं सारे सवालों का जवाब दूंगा, ठीक है? तो मैंने क्या बोला? वायु पेशियों का संकुचन और आकुचन, फैलना और सिकुड़ना। तो ये किसका काम है? वायु का वेग से काम होता है। आकाश, आकाश तत्व जब आपके अंदर ज्यादा होगा तो आपको ईएनटी की समस्या कम होगी। आपके अंदर एक वासना की भावना कंट्रोल में रहेगा, आपका रिप्रोडक्शन सिस्टम ठीक रहेगा। तो ये होता है कार्य इस पंच तत्व के। अब अगर इस कार्य से आप करेंगे तो पूरे शरीर में यही चीजें हैं जो आपको प्रभावित करती हैं, इससे आपके शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। अब पंच तत्व का शरीर में पोजीशन क्या होता है? लिखे आप, शरीर में स्थिति। पृथ्वी, पृथ्वी में क्या लिखना है? थाई, जांघें। जल, जल में क्या लिखना? पैर। अग्नि, अग्नि में क्या लिखना है? कंधा। वायु, वायु में क्या लिखना है? नाभि। आकाश, क्या लिखना है? मस्तक। अब इस पंच तत्व का मानसिक दशा क्या होता है? लिखिए, मानसिक से बोलिएगा। शरीर में स्थिति में पृथ्वी में जांघें, जल में पैर, अग्नि में कंधा, वायु में नाभि, आकाश में मस्तक। अब शरीर की स्थिति के नीचे लिखे नेक्स्ट लाइन में मानसिक दशा। पृथ्वी में अहंकार, जल में बुद्धि, अग्नि में मनस और विवेक, वायु में चित्त, अग्नि में मनस और विवेक, वायु आवाज में कट गया सर, नहीं पता चला। मानसिक दशा। मानसिक दशा में लिखिए, पृथ्वी में अहंकार, जल में बुद्धि, अग्नि में मनस और विवेक, वायु में चित्त, आकाश में प्रज्ञा। अब नेक्स्ट लिखिए कोश। पृथ्वी में लिखिए अन्नमय, जल में लिखिए प्राणमय, अग्नि में लिखिए मनोमय, वायु में लिखिए विज्ञानमय, और आकाश में लिखिए आनंदमय।
जब हमारा मन स्वतंत्र हो जाता है तो हम क्या फील करते हैं? आनंद। जब सर पे कोई बोझ नहीं रहता है तो हम क्या फील करते हैं? आनंद। यह है आकाश तत्व का कमाल। अब कोष के नीचे लिखिए प्राण वायु। नेक्स्ट लाइन में लिखना है प्राण वायु। पृथ्वी क्या है? अपान। जल क्या है? प्राण। अग्नि क्या है? समान। और आकाश क्या है? व्यान। अब देखो, किसी का पृथ्वी तत्व कमजोर है, उसको पृथ्वी तत्व को बढ़ाना है तो क्या करेगा? अपान मुद्रा। उसी तरह लिखा प्राण मुद्रा, समान मुद्रा, उदान मुद्रा, व्यान मुद्रा। अब लिख लीजिए ग्रह। पृथ्वी के लिए कौन सा ग्रह है? बुध। जल के लिए कौन सा ग्रह है? चंद्र और शुक्र। अग्नि के लिए कौन सा ग्रह है? सूर्य और मंगल। वायु के लिए कौन सा ग्रह है? शनि। और आकाश के लिए कौन सा ग्रह है? बृहस्पति। जिसको शनि की दशा चल रहा हो वो हमेशा किसी न किसी दर्द से पीड़ित रहता है, और दर्द को क्या कहते हैं? वायु रोग। अब लिखें आप दिशा, डायरेक्शन नेक्स्ट लाइन में। पृथ्वी का पूर्व, जल का पश्चिम, अग्नि का दक्षिण, वायु का उत्तर, और आकाश का मध्य ऊर्ध्व। मध्य और ऊर्ध्व। अब हमने पंचभूत का उसके प्रकृति को भी समझ लिया, शरीर में उसकी स्थिति को भी समझ लिया, शरीर में उसकी दशा और दिशा को भी समझ लिया। ये आप सबने याद करना है, याद रखना है। इस पर एक ज्वाइंट सेशन में और लूंगा जब इन सब को कोरिलेट करके बीमारी की बात करूंगा। अभी आपने लिखा है, अभी मैं उसको करूंगा तो आपको ठीक से समझ में नहीं आएगा। ये टेबल फॉर्मेशन मैंने बना दिया है, आप इसको पढ़ें। मार्च में एक ज्वाइंट सेशन करेंगे जिसमें सभी बीमारियों को एक दूसरे से कोरिलेट करके केवल उसके उपायों पे हम बात करेंगे, ठीक है? तो ये आप सब ने अच्छे से नोट करके रखना है, क्योंकि मैंने क्या बोला है कि इससे वात पित्त कफ, एक नारी वैद्य होता है जो नारी को देख के बता देता है कि आपको कौन सी बीमारी है। आपको अगर ये टेबल फॉर्मेशन याद है तो उसके हैबिट्स को देख के आप पता कर सकते हो। नारी देखने की भी जरूरत नहीं है, वो आपके सामने 5 मिनट बोलेगा
उसको एक गिलास पानी पीने के लिए दे दो, वो पानी किस तरह से पीता है आप इसी से पता लगा लोगे कि उसको क्या बीमारी है। वो आपके सामने बैठा कैसे है आप उसी से पता लोगे उसको क्या बीमारी है। वो आपके सामने जो बॉडी एक्सप्रेशन, कैसे बॉडी लैंग्वेज उसका क्या है, आप उसी से पता लगा लोगे उसको क्या बीमारी है। और पता है इसके बाद क्या होता है, जो पेशेंट आपके पास आता है वो शॉक हो जाता है कि मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, मैंने कोई रिपोर्ट दिखाया ही नहीं और इन्होंने तो सब कुछ बता दिया। लेकिन इसके लिए जो ये मेहनत करके टेबल फॉर्मेशन करके आपको मैंने लिखवाया है, आप सब इसको पहले स्टडी करो। इसमें आपके जितने क्वेश्चन बनते हो आप लिखो। नेक्स्ट ज्वाइंट सेशन में इस टेबल फॉर्मेशन पे आपके 100 क्वेश्चन होंगे, मैं 100 का जवाब दूंगा। चूंकि अभी ये जो टेबल फॉर्मेशन है उस पे डिजीज और प्रोटोकॉल पे मैं आऊंगा तो 2-2.5 घंटे का काम है, इतना टाइम भी नहीं है और आपको समझ भी नहीं आएगा क्योंकि अभी आपने लिख लिया है, आपको पूरा अंडरस्टैंड नहीं हुआ। तो आपने इसको याद करना है, ठीक से अच्छे से लिख लेना है और फिर आप देखना कि आपके ट्रीटमेंट में कितना फर्क आता है। आप देखो, मैंने बोला ना कि कुछ एग्जाम्पल्स दिया है कि एक पेशेंट आपके सामने आया, वो आपसे केवल बोल रहा है, आप उसको देख रहे हो, आपको पता लग जाएगा ये क्या है, उसकी क्या समस्या है। जैसे मैंने बोला तो उससे आपको पता लग जाएगा। वो आएगा कहेगा मुझे तो बड़ी कब्जी है, मुझे तो बड़ा गैस है, मैं तो ये करता हूं, मैंने ये गोली खाई, मैंने वो गोली खाई। जैसे उसने ये राम कहानी सुनाई, आप अपने मुंह से निकालो उसको 10 साल से कब्जी है, वो कहेगा हाँ। आप अपने मुंह से निकालो आपकी हड्डियों में दर्द होता है, वो कहेगा हाँ। आप उस मुंह से निकालो कि आप बेचैन सा रहते हो, वो कहेगा हाँ। आप मुंह से निकालो कि आप कहीं भी जाते हो कंफर्टेबल एक जगह बैठ नहीं सकते, वो कहेगा हाँ। अब बताओ, आपने कोई रिपोर्ट देखी उसकी, कोई जांच की आपने उसकी? अब जो बात मैंने बोली, कोई बेचैन सा रहता है, क्यों रहता होगा? कौन सी बीमारी होती है ऐसी? नाउ यू कैन इमेजिन। आप इमेजिन कर सकते हो ना? क्यों? मूल कारण क्या हुआ? मूल कारण क्या है? कब्ज। उससे क्या हुआ? खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो क्या बढ़ा? यूरिक एसिड, फैटी लीवर, इवन कई केस में बवासीर, लीवर सोराइसिस। क्यों? बहुत पुराना कब्ज है, खाना तो डाइजेस्ट हो ही नहीं रहा है, जो उसका इंटेस्टाइन है उसमें चिपक गया है सारा। अब ये सारा चीज आपने उसको बता दिया, आप इसका इलाज क्या करोगे? इसका क्या इलाज होगा? आप सब में से कई लोग होंगे जो प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। इस स्थिति में किसी का इलाज आप क्या करोगे? पहला याद रखना, बॉडी डिटॉक्स करना है। जब तक आप बॉडी डिटॉक्स नहीं करोगे, आप कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ना उसके शरीर पे। जैसे आप अगर क्लास में एम्प्टी कप नहीं बैठोगे तो मैं कुछ भी बोल लूं आपको कुछ नहीं समझ आना। क्लास में समझ तभी आएगा जब यहां खाली होगा। इसको भर के बैठोगे कि मैं सब कुछ जानता हूं तो मैं 3 घंटे बोल लूं, आप कोई समझ एक लाइन नहीं नोट कर सकते। तो हमारा कप जो है हमेशा एम्प्टी होना चाहिए। तो पेशेंट के कप को एम्प्टी कैसे बनाया जाएगा, इसके लिए इसको कहते हैं, जो आपने अभी किया या जो हमने आपको बताया, इसको काउंसलिंग कहते हैं। तो जब भी पेशेंट आता है तो आपका पहला काम क्या है? उसके नेचर, उसके व्यवहार, उसके बॉडी पोस्चर से ये पता करना कि उसको प्रॉब्लम क्या है। क्यों? क्योंकि नेचुरोपैथी में 99% डॉक्टर कोई टेस्ट नहीं लिखता।
उसको पता ही नहीं होता। ऋषिकुल योगपीठ में मेडिकल टेस्ट भी आपको पढ़ाए जाएंगे, आप लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, उसके क्या सिम्टम्स होंगे, हम बाद में डिस्कस करेंगे, वो इस क्लास का मैटर नहीं है। जब हम कम्युनिटी हेल्थ या फर्स्ट एड पे आएंगे उस पे बात करेंगे। तो ये सारी चीजें ऐसी है कि आप, हम कहते हैं ना कि एमबीबीएस डॉक्टर के बराबर का मुझे बनना है, तो 5 साल की पढ़ाई करता है। आप भी तो पढ़ाई करो, एनी सर्टिफिकेट ले लिया ऋषिकुल योगपीठ से और मैं डॉक्टर बन गया। पढ़ेंगे सर। आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको डीप में जाना पड़ेगा। जब आप डीप में जाओगे, चीजों को समझोगे, इस टेबल को एक एक लाइन को 10 बार पढ़ोगे ना, तो आपको अपने आप 10 चीजें समझ में आ जाएगी। कुछ नहीं करना, केवल एक एक लाइन को 10 बार पढ़ो, और उसका मतलब अगर नहीं भी आता है तो डिक्शनरी में ढूंढ लो, गूगल पे ढूंढ लो। अगर उस टाइम मैं नहीं भी हूं, अभी एक एक शब्द का मीनिंग में बताने बैठूंगा तो लंबा चौड़ा चीजें हो जाएंगी, वो भी डिस्कस करेंगे। एक एक लाइन को अगर आप पढ़ोगे, एक एक लाइन में अपने आप डिजीज को खत्म करने की क्षमता है, क्योंकि वो समझ आ जाएगा आपको। इसको क्या कहते हैं, डायग्नोसिस करना। बीमारी कब ठीक होती है, जब आप डायग्नोसिस करना जानते हो। दवाई तो कोई भी लिख देगा, एक बुक मैं बता देता हूं सबको, आप मेडिसिन को 400 मेडिसिन उसमें याद कर लो, जिसको जो बीमारी है दवाई लिख दो, हो गया। उसमें क्या करना है, करना तो डायग्नोसिस में होता है। आपको पता करना है कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, ट्रीटमेंट तो हो जाएगा 100%। हम क्या करते हैं, बगैर एक्चुअल कॉज जाने, रूट कॉज जाने, हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। एक बंदा हॉस्पिटल में एडमिट होता है, 50,000 के टेस्ट लिखते हैं, क्या करने के लिए, वो दवाई भी तो लिख सकते हैं, लेकिन वो 50,000 का टेस्ट करते हैं, किस लिए, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, रूट कॉज क्या है, तब जाके वो दवाई लिखते हैं। तो आपको भी एक्सपर्टाइजेशन लेना है, आपको ये जानना है, आपको डायग्नोसिस करना सीखना है। जो नेचुरोपैथिस्ट होते हैं, जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स होते हैं, वो इतने काबिल होते हैं कि उनको मशीन की जरूरत नहीं। मैंने देखा, बोल दिया आपको विटामिन डी की कमी है, वो जाके टेस्ट करवाएगा, 100% विटामिन डी की कमी आएगी। इसको कहते हैं नेचुरोपैथिस्ट, इसको कहते हैं आयुर्वेदाचार्य। और हमारे साथ रोज कहानी होता है। मैं एक सिंपल एग्जांपल बताता हूं। एक लेडी थी 70 इयर्स की, उनको बड़ी सारी प्रॉब्लम थी, हमने इलाज किया, उनको 1 हफ्ते में आराम मिल गया। उन्होंने बोला आपने जो दिया था खाने को उससे बड़ा आराम मिल गया, मुझे और चाहिए। मैंने उनको और दे दिया। जब दूसरी बार दिया तो उन्होंने कहने लगे आपने कैसी दवाई दे दी, मुझे पूरे शरीर में तो दर्द से मैं मरी जा रही हूं। इमरजेंसी में हॉस्पिटल चले गए, वहां से डॉक्टर ने दवाई लिख के भेज दिया। फिर घर आके फोन किए तो मैंने उनको बोला कि आप विटामिन डी का टेस्ट करवा के रिपोर्ट शाम को मुझे दो। ना मैंने उनको देखा, ना वो मेरे पास थी। मैंने बोला, क्यों बोल दिया, कभी सोचा आपने कि ऐसा क्यों बोल दिया कि विटामिन डी का टेस्ट करा लो। जब कभी आपके शरीर पे कोई भी चीज एप्लीकेबल नहीं होता, आप खाना खाते हो, आपके शरीर में नहीं लगता है, आपका शरीर गर्म फील करता है, आप फटीग फील करते हो, आप थकान फील करते हो, ऐसा लगता है पूरा शरीर टूट रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, शरीर में क्या कमी है, एनर्जी। और अग्नि को क्या कहते हैं, एनर्जी। अग्नि क्या है, D3। अब शरीर में अग्नि नहीं होगी तो क्या होगा, आपके घर में दूध है, चाय है, चीनी है, पानी है, चाय बनाने वाला बर्तन है, चाय बना लोगे, क्यों, गैस। अग्नि नहीं, क्या चाहिए, अग्नि। उसी तरह अगर अग्नि नहीं है, आप शरीर में कुछ भी खाओ,
2 किलो खा लो, वो काम ही नहीं करेगा। तो पहले हमें रूट कॉज क्या हुआ, उसका विटामिन डी ठीक करना है। जैसी विटामिन डी ठीक हुआ, आप पत्थर भी दोगे तो उसको लग जाएगा और वो कहेगा क्या डॉक्टर साहब कमाल के डॉक्टर हो। अब हमें करना क्या था, उसका डायग्नोसिस फाइंड आउट करना है कि उसको प्रॉब्लम क्या है। दूसरा ऑप्शन क्या था, उन्होंने बोला कि मुझे ये हो गया, मैं क्या करता, 4 चीजें और लिख देता, ये ले लो जी अब इससे हो जाएगा। मैं 4 पैसे भी कमा सकता था, लेकिन अगर मैंने उनको ये लिख के दिया और 2 बार वो हॉस्पिटल गई, हॉस्पिटल वालों ने D3 टेस्ट नहीं करवाया, उन्होंने दवाई लिख लिख के भेज दिया। मैंने क्या कहा, आप D3 का टेस्ट कराओ। अब वो किस पे फेथ करेंगी, मैं भी तो आयुर्वेदिक दवाई बेच सकता था उनको, मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने रूट कॉज पे गया। अब क्या हुआ उसका फायदा, उन्होंने 4 और पेशेंट दे दिए। अब इसमें फायदा है या 4 दवाई और लिख देता उसमें फायदा था। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, हमें इसको समझना पड़ेगा। जब तक हम इसको नहीं समझेंगे तब तक मजा नहीं आएगा काम में। तो ये बेसिक चीजें हैं, वो आपको अच्छा देखो। अब मैंने बोला कि आपका स्वास्थ्य आपके हाथ। अब 4-5 मुद्रा में बता देता हूं, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर सेशन कर लेंगे। और इस पे एक सेशन में और लूंगा जिसमें इस टेबल के अकॉर्डिंग हर एक एलिमेंट्स के रिलेटेड डिजीज और उसके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल पे चर्चा करेंगे। वो मैं शुक्ला सर से बोलूंगा कि नेक्स्ट मंथ में एक और सेशन इस पे रख दें, ठीक है। अब ये हाथ है, मैंने बोला आपको, इसको मैंने बोला अग्नि, वायु, स्पेस, पृथ्वी और जल। अब मैंने कहा कि इसको ऐसे कर लो। मैंने क्या किया, अग्नि सर छोटा वाला तो पृथ्वी होता है ना, छोटा वाला ये जल होता है जी, वाटर। सेकेंड लास्ट अर्थ होता है, ठीक है। अब ये देखो हमने ये क्या किया, इसे कहते हैं ध्यान मुद्रा। हमें कंसंट्रेशन डेवलप करना है, अपने माइंड की अनिश्चितता को कंट्रोल करना है। देखते होगे आप कभी भी ऋषि मुनि शिव इसी मुद्रा में बैठते हैं। जब ऋषि मुनि शिक्षा देने बैठते थे तो इसी मुद्रा में बैठ के शिक्षा देते थे। ये क्या करता है, मेमोरी एनहांसमेंट। एक बच्चा जिसका एग्जाम हो रहा है, वो भूलने की बीमारी है, उसको ये बनाया उसने ध्यान मुद्रा और याद करना शुरू किया। और जब उसने लिखना शुरू किया, उसको बता दो ऐसे मुद्रा बना के लिखे, जो उसको याद नहीं है वो भी याद आ जाएगा। ब्रेन एनहांसमेंट, ब्रेन एनहांसमेंट इससे होता है। आपका एकाग्र चित्ता बढ़ता है, आप दृढ़ निश्चयी बनते हैं, आपका मेमोरी शार्प हो जाता है। इसी को हमने ऐसे कर दिया। क्या क्या मैंने, वायु को फोल्ड कर दिया और अग्नि ऊपर ले आए। अब क्या हुआ, ये इसे हम क्या कहते हैं, वायु मुद्रा। अब शरीर में किसी को दर्द है, इससे उसको राहत मिल जाएगी। अब आप पूछ सकते क्यों राहत मिल जाएगी, ऐसे करने से क्या होता है। तो कितना टाइम करना चाहिए इसको जी, 45 मिनट, कितना 45 मिनट। अब पहले समझो ऐसा करने से क्यों दर्द रुक जाएगा। अभी वायु का कैरेक्टर हमने क्या पढ़ा है, गति पढ़ा है ना। वायु का कैरेक्टर क्या है, गति। हमने क्या किया, गति को रोक दिया। अब वायु नहीं फैलेगा शरीर में तो दर्द ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। इसको कहते हैं वायु मुद्रा। अब किसी के शरीर के अंदर बहुत पतला होता जा रहा है, वो कितना भी खा ले शरीर को लगता ही नहीं है। ये देख,
इसको क्या कहते हैं? पृथ्वी मुद्रा। ये 45 मिनट रोज करे और अपना डाइट ठीक कर ले। 3 महीने के अंदर उसका शरीर बनना शुरू हो जाएगा। अन्यथा 3 साल तक भी दवाई खा आपका दिख नहीं रहा है, जी आपका हाथ नहीं दिख रहा है। देखो बिल्कुल दिख रहा है। हाँ अब दिख रहा है सर। ठीक है। जिसको जलोदर की समस्या, ड्रॉपसी की समस्या है, ये देखो किसी को सुनाई नहीं दे रहा, टिनाइटस की समस्या, ये देखो, इसे कहते हैं आकाश मुद्रा। इसलिए मैंने कहा कि आपका स्वास्थ्य आपके हाथ। इस पर हम एक सेशन और करेंगे और उसमें केवल डिजीज और स्टेबल फॉर्म की बात करेंगे, ठीक है, ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए। बशर्ते आप लोग इसको अच्छे से शेयर कर लेना और अपने घर में चिपका लेना दीवार पे, और इसको रोज पढ़ना। तो आपके मन में सवाल आएंगे, वो सवाल आप लिख लेना और फिर जब हम सेशन करेंगे तो वो सवाल सारा आप पूछना मेरे से, ठीक है। अब पंच तत्व के बारे में कॉमन क्वेश्चन जो भी है एक एक करके आप पूछो, एक टाइम में एक ही जना पूछना। जी सर बोलो। वायु का प्राणवायु क्या है? प्राण वायु क्या है? हाँ। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को प्राण वायु कहते हैं। ओके सर। और देखो ये जो टेबल मैंने लिखवाया है ना, उसमें जो जो मुद्राएं लिखवाई है, जो जो कैरेक्टर लिखवाई है, जो जो स्थितियां लिखवाई है, हर एक पे डिजीज है, 10-10 डिजीज हैं। उसको मैंने बोला आपको कि मैं नेक्स्ट सेशन में कवर करूंगा। ऐसे मैं 1-2 अभी बता दूंगा, आपको नहीं समझ में आएगा, याद भी नहीं रहेगा। अगर मैं स्थिति की बात, मैंने बोला कि पृथ्वी की स्थिति क्या है शरीर में? थाई में क्या होता है? सबसे ज्यादा मसल्स होते हैं। होता है ऐसा? हमारे थाई में सबसे ज्यादा मसल्स होते हैं। अब थाई से रिलेटेड 10 प्रॉब्लम है, अभी मैंने किसी प्रॉब्लम का जिक्र नहीं किया, लेकिन जब हम नेक्स्ट सेशन करेंगे तो सभी प्रॉब्लम का जिक्र करेंगे, ठीक है। दैट विल बी फ्रूटफुल फॉर यू। आप उस टाइम सही से समझ पाओगे चीजों को कोरिलेट करके। जी नेक्स्ट सवाल। सर प्राणवायु क्या है? क्या है? मतलब प्राणवायु जो लिखा है, प्राणवायु अपान प्राण समान व्यायाम, और एक फुट गया। ये 5 मुद्रा उदान। उदान किसकी नहीं पूछेंगे? आकाश। जी और कोई सवाल है? सर वो जांग, पैर, कौन, नाभि, मस्तक, ये क्या है? उसके नीचे साथ में क्या लिखा हुआ है? वो लिखा नहीं तो इसीलिए। सबसे ऊपर था शरीर की स्थिति। हाँ, यानी जो अर्थ है उसका निवास स्थान शरीर में क्या है? जल है, उसका निवास स्थान क्या है? वायु है, उसका निवास स्थान क्या है? स्थान, स्थिति। आपका एड्रेस होता है ना एक। हाँ ओके। शरीर में उसका एड्रेस और ये लॉन्ग बिंग रंग योंग वो क्या है? देखो ये चक्राज को कंट्रोल करने के लिए मंत्र हैं, ठीक है। वो भी कैसे किया जाएगा वो मैं बताऊंगा। वो लिखवा दिया मैंने कि चक्राज आपके सिलेबस में नहीं है, और कई दफा आउट ऑफ सिलेबस जो जरूरी आपके लिए होता है वो जबरदस्ती मैं बता देता हूँ, तो मेरे नंबर भी कट जाते हैं। एज ए टीचर सर कहते हैं आप तो सारा इसी में पढ़ा दोगे, तो और कोर्स हम कहाँ से कराएंगे? सर गंध, स्वाद, दृश्य और स्पर्श शब्द क्या है सर? ये हाँ जी, गुण प्रकार। वायु का क्या है? स्पर्श है ना? जी सर।
जब हवा चलती है तो आप उसको देख पाते हो? नहीं सर, सर ये गुण प्रकार के अंतर्गत आता है। वायु क्या करता है, आपको टच करता है तो आपको समझ में आता है। जैसे गर्मी के मौसम में थोड़ी सी हवा चले, मजा आ गया, सही से ठंडक मिलती है सर। होता है सर ये ऐसा? गुण प्रकार ही है। सही बोल रहे हैं सर। तो सबसे पहले क्या है, आप लोग कंफ्यूज मत हो। जो पहला लाइन है उसके सबसे ऊपर में क्या लिखा हुआ है? गुण और प्रकार। क्या लिखा हुआ है? मैंने क्या गुण और बोला है? हर एक गुण और लाइन प्रकार। को 10-10 बार पढ़ना है। गुण और प्रकार, हर एक लाइन को जब आप 10-10 बार पढ़ोगे तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ उसके नीचे? प्रकृति, यानी यूनिवर्स। अब यूनिवर्स में क्या है? पृथ्वी। तो पृथ्वी का कैरेक्टर क्या है? भारी, है ना। जल का कैरेक्टर क्या है? जी सर। शीतल। तो इन चीजों को बार बार आपने पढ़ना है, ठीक है। और बोलिए। सर एक मिनट, सर पृथ्वी जो वायु का थोड़ा चेक करना था, गलत हो गया है क्या? पृथ्वी का अपर, जल का प्राण और अग्नि का समान, वायु का व्यान और आकाश का उदर, ठीक है ना सर? ठीक है, ठीक है जी। थैंक यू सर, थैंक यू। देखो थोड़ा थोड़ा रिसर्च आपने भी करना है। जब आप रिसर्च करोगे तभी आपके जहन में सवाल आएंगे। सर जी हाँ, ये सर अग्नि में जो आपने बताया कि बॉडी में स्थिति, तो कंधा जो होता है सर, ये कंधा इसमें आता है, अग्नि में आता है।